नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोन मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडियन नर्ड और आज हम बात करने वाले कार्टून नेटवर्क के टॉप 10 शोज़ के बारे में। मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है 11 से लेकर 20 तक। अगर आपने नहीं देखा है तभी आप डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में ज़रूर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 10 से लेकर 1 तक। सो लिस्ट को शुरू करते हैं और लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊँगा कि अगर आपको रैंकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि कोई भी शो अच्छे से रैंक नहीं हुआ है, तभी आप कमेंट्स में जाकर ज़रूर से ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। इसे एक फ़ैन बेस के हिसाब से लीजिए, मैं एक इंडिपेंडेंट फ़ैन के हिसाब से आप इसे कंसिडर कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तभी आप कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताएँ कि आपको कौन-सी रैंकिंग अजीब लगी या फिर कौन-सी रैंकिंग ऊपर रहनी चाहिए थी और कौन से शोज़ नीचे रहने चाहिए थे। सो लेट्स बिगिन। पहले हम बात करते हैं नंबर 10 से और नंबर 10 में आता है तेनालीरामा। तेनालीरामा एक इंडियन बेस्ड शो था, एक इंडियन बेस्ड कार्टून था जो कि कार्टून नेटवर्क में आता था। ये बहुत ही कम लोगों ने देखा है, बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। बहुत सारे लोगों ने इसे नहीं देखा है क्योंकि ये बहुत ही अजीब टाइम पीरियड में आता था। ये सुबह के 11 से लेकर 12 बजे आता था। इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बच्चों ने इसे नहीं देख पाए थे। मैंने इस शो को बेसिकली समर वेकेशन और इसी टाइम में देखा था और जब मैं इस शो को देखता हूँ तब तक मुझे ये लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कार्टून शोज़ था। बहुत ही ज़्यादा क्लेवर ह्यूमर को यूज़ किया जाता है, क्लेवर चीज़ों को यूज़ किया जाता है। राजा और जो उनके मंत्री, उनसे रिलेटेड कैसे बातें होती है, कैसे ये जो किंगडम है वो कैसे चलता है, अपराधियों को पनिशमेंट दी जाती है, कैसे-कैसे चालाकी से तेनालीरामा अलग-अलग टाइप के आइडियाज़ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते हैं। और अगर आपने इसे नहीं देखा है तभी ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिए तेनालीरामा, जो कि इंडियन बेस्ड है और कार्टून नेटवर्क में आया करता था। सो मैं नंबर 10 में रखूँगा तेनालीरामा को। नंबर 9 में आता है हमारा एड, एड एंड एडी ट्रियो। अगर आपने कभी भी शो में देखा है तभी ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रियोज़ हैं। इस ट्रियो का कोई भी जवाब नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट थे उस समय के हिसाब से और इनकी जो ह्यूमर होती थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती थी। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमर को इस्तेमाल करते थे। ये तीनों दोस्त अपने लाइफ में कैसे-कैसे बढ़ते रहते थे, कैसे-कैसे अलग-अलग चैलेंजेस को देखते रहते थे, कैसे अलग-अलग टाइप के बदमाशियाँ करते रहते थे और उसके कैसे-कैसे सॉल्यूशंस निकालते थे। ये देखते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगेगा। ये शो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देख पाए क्योंकि ये अराउंड 2002 से लेकर 2003 तक चला, उसके बाद बंद हो गया था। पर फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तब ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिए। एड, एड एंड एडी एक बहुत ही पॉपुलर शो है। इसके जो कैरेक्टर्स है, इसके जो मेन 3 कैरेक्टर्स है, वो आज तक के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रियोज़ हैं। सो यही है एड, एड एंड एडी। अभी हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में और नंबर 8 में आता है करेज द काउडी डॉग शो। करेज द काउडी डॉग शो को मैंने इतने ऊपर रैंक में इसलिए रखा है क्योंकि ये एक हॉरर बेस्ड शो है, पर हम जब भी ये शो देखते तभी हमें ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है। क्योंकि हम जब भी कोई भी हॉरर शो देखते हैं कार्टून नेटवर्क में या फिर कोई भी कार्टून चैनल्स में, हम कभी भी हॉरर चीज़ें देखते हैं तभी हमें लगता है कि कुछ-कुछ चीज़ों को जानबूझकर कंट्रोल की जा रही है, फालतू जगह में ह्यूमर को घुसा दिया जाता है क्योंकि जो चीज़ें वो ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। कभी-कभार हॉरर ही ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, सो इसलिए मज़ा नहीं आता है। मैंने जब भी बिली एंड मैंडी के बारे में बताया था तभी मुझे जो मेन प्रॉब्लम ये लगी थी कि उसका जो ह्यूमर था वो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था और बहुत ही प्रॉब्लमैटिक जगह में जाकर उसका जो ह्यूमर था वो प्लेस्ड होता था। बिली मैडी में ये जो चीज़ें थी वो कभी-कभार अच्छे से मैच नहीं हो रही थी क्योंकि उसका जो ह्यूमर था वो बहुत ही गलत-गलत टाइम में आ जाता था। जहाँ पर हमें सीरियस होना था वहाँ पर उसका जो ह्यूमर था उसे बेसिकली ज़बरदस्ती घुसा दिया जाता था। सो इसलिए कभी-कभार मुझे बिली मैडी और हड्डी ये जो शो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। पर फिर भी करेज द काउडी डॉग शो में मुझे ऐसा कभी भी फ़ील नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी है वो नेचुरली प्रोग्रेस कर रही है। सो जो करेज द काउडी डॉग शो है वो वन ऑफ द बेस्ट हॉरर शोज़ है। कार्टून नेटवर्क का ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज़ है। हम सब ने इसे देखा है और ये रात के 11 बजे आज भी आता है। अगर आप चाहें तो कार्टून नेटवर्क में देख सकते हैं और रात के 11 बजे देखने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा फ़ील देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, आपने एक हॉरर रिलेटेड शो देखा है जो कि बहुत ही अच्छा था। सो हॉरर के स्टैंड पॉइंट से, हॉरर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेज द काउडी डॉग शो एक बहुत ही अच्छा शो है और आपको इसे ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। नंबर 8 में इसलिए है क्योंकि इसकी जो प्लॉट लाइन है, इसकी जो स्टोरी है वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करती है। हमें कभी ना कभी लगता है कि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता है इस शो में। सो इसलिए नंबर 8 में है। पर फिर भी इसके ऊपर जो आने वाले शोज़ हैं वहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें भर-भर के देखने को मिलता है। सो लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 7 में आता है टॉम एंड जेरी। नंबर 7 में टॉम एंड जेरी को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि टॉम एंड जेरी एक बहुत ही पॉपुलर शो है। हम सब ने इसे देखा है। टॉम एंड जेरी जो शो है
वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा शो है, क्योंकि हम जभी भी पुराने ज़माने के जो टॉम एंड जेरी देखते हैं, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि टॉम एंड जेरी हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, पर उनमें कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ये दोनों गुस्से में झगड़ा कर रहे हैं या फिर इन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर ये दोनों कभी भी प्रॉब्लमैटिक चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं। ये हमेशा कॉमेडी के लिए की जाती है, ये हमेशा मज़ाक के लिए की जाती है। सो इसलिए ये जो शो है, वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है और हमें दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। ये दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, पर जभी भी ज़रूरत पड़ती है, तभी ये दोनों मिल जाते हैं। ये जो कैरेक्टर पॉइंट है, ये जो चीज़ है, ये हमें पुराने ज़माने के जो 90s के टॉम एंड जेरी में ज़्यादा देखने को मिलता था। जबकि आजकल के जो टॉम एंड जेरी जो बनाई जा रही है, आजकल के जो लेटेस्ट टॉम एंड जेरी जो कि बहुत ही ज़्यादा पोगो में घुसा-घुसा के दिखाई जाती थी, उसमें जो मेन प्रॉब्लम ये हमें देखने को मिलता था कि उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता था। कैरेक्टर्स होते थे, पर उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती थी। जैसे कि हमें पता है कि जेरी हमेशा टॉम के साथ लगता रहता है, टॉम को परेशान करता रहता है, पर कभी-कभार हमने देखा है कि जो 90s के शो में जेरी कभी-कभार टॉम की भी मदद करता है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें सिर्फ़ देखने को मिलता है एक चूहा और बिल्ली हमेशा झगड़ा करते रहते हैं और बीच में वो डॉग आके परेशान करता रहता है। सो हमें यही देखने को मिलता है। सो इसलिए ये जो शो है, वो 90s वाला जो वर्ज़न है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू पोगोज़ वर्ज़न। पोगो में जो नए-नए वर्ज़न्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल बकवास है, वो अच्छे नहीं हैं। अगर आपको देखना है तभी आप ज़रूर से ज़रूर 90s वाला वर्ज़न ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो यही है टॉम एंड जेरी नंबर 7 में। अभी हम बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 में आता है बेन 10। बेन 10 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज़ एवर मेड बाय कार्टून नेटवर्क है। बेन 10 हम सबने देखा है। बेन 10 2007 से आया था और तब से ये आज भी धूम मचा रहा है। आज भी हम इसे देख के बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। इसके रिबूट वर्ज़न आने के बाद भी जो ओरिजिनल वर्ज़न था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो भी हम आज भी देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है। बेसिकली बेन 10 को जो अच्छा बनाता है, वो ये है कि इसकी जो फ्रैंचाइज़ है, वो जब भी बढ़ती रहती है, हमें एक प्रोग्रेशन जैसा देखने को मिलता है। हमने बहुत सारे शोज़ देखे जो कि टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं, पर उनमें कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती है। जब भी जो फर्स्ट बेन 10 का सीज़न है, वो जभी भी शुरू होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि बेन बड़ा होता जाता है, ग्वेन बड़ी होती जाती है, ग्रैंडपा मैक्स धीरे-धीरे बूढ़े होते जाते हैं और बेन 10 एलियन फोर्स में हमें ग्रैंडपा मैक्स नहीं देखने को मिलते, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। हम जब भी बड़े हो जाते हैं, हमारे पास हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते हमें सारी चीज़ें सिखाने के लिए। सो ये सारी जो कैरेक्टर पॉइंट्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये कहीं न कहीं हमें रियलिज़्म हमें दिखाती है। हम जभी भी बेन 10 देखते हैं, तभी हमें एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि ये जो बेन 10 का जो स्टोरी है, वो हमेशा प्रोग्रेस करता रहता है और बेन भी बड़ा होता रहता है और ग्वेन भी बड़ी होती रहती है। जभी भी ये जो स्टोरी है, ये जभी भी प्रोग्रेस करी, हमें ऐसा लगता रहता है कि ये स्टोरी कहीं न कहीं जा रही है। ये जो कैरेक्टर्स है, ये बढ़ रहे हैं, ये कैरेक्टर्स में कहीं न कहीं जान है और ये कहीं न कहीं अलाइव है। सो जो रियलिज़्म होता है, हमें बेन 10 में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बेन 10 का जो ओमनीवर्स था या फिर जो बेन 10 का रिबूट वर्ज़न था, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सो मैं उन्हें कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ़ ओरिजिनल बेन 10 और एलियन फोर्स को लेके यहाँ पर नंबर 6 में प्लेस कर रहा हूँ। सो अभी हम आ चुके हैं टॉप 5 में और जो 5th पोज़ीशन में आता है, वो है पोकेमॉन। आप सुन के सोचे कि पोकेमॉन इतना ज़्यादा लोअर रैंक में क्यों है? मैं इसके लिए रीज़न्स बताता हूँ कि पोकेमॉन इतना ज़्यादा लोअर रैंक में क्यों है। पोकेमॉन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दुनिया का हर बच्चा, हर टीनेजर इसे जानता है, पर इसमें भी कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स है। पोकेमॉन को अगर हम उसके ऊपर वाले सीरीज़ जैसे कि 4th नंबर या फिर 3 नंबर में जभी भी रैंकिंग में बताऊँगा, तभी आपको देखने को मिलेगा कि पोकेमॉन कहीं न कहीं लैग करता है कैरेक्टर्स में। क्योंकि हम जो कैरेक्टर्स होते हैं ऐश या फिर इसके जो फ्रेंड्स हैं, वो तो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स हैं, पर हमें देखने को मिलता है कि जैसे-जैसे सीरीज़ प्रोग्रेस करती जाती है, इसमें कोई भी अच्छे कैरेक्टर्स हमें ऐड होते हुए नहीं दिखते हैं। हाँ, कुछ-कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आते रहते हैं, पर फिर भी हमें कोई नए कैरेक्टर्स नहीं देखने को मिलते, कोई नया परमानेंट कैरेक्टर हमें नहीं देखने को मिलता है। वही जो 3 बदमाश हैं हमें देखने को मिलते हैं, यहीं पर वही ऐश है, उसका जो पिकाचू है वही कैरेक्टर्स हैं और इसके बाद हमें कोई नए कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते। सो ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि ये जो सीरीज़ जभी भी कंटिन्यू करती रहती है, हमें प्रोग्रेशन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि बेन 10 या फिर अलग-अलग शोज़ में हमें देखने को मिलता है कि ये जो कैरेक्टर्स है, ये थोड़े-थोड़े एज्ड होते हैं, इनमें जो कॉम्पिटिशन लेवल होता है वो थोड़ा-थोड़ा बढ़ता रहता है। जबकि हमें पोकेमॉन में ऐसा नहीं लगता है कि जो कॉम्पिटिशन लेवल है, वो एपिसोड टू एपिसोड या फिर सीज़न बाय सीज़न ज़्यादा बढ़ता रहता है। बेब्लेड में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। बेब्लेड में हमें लगता है कि हाँ, कोई टेंशन क्रिएट हो रहा है, कोई सीरीज़ क्रिएट हो रही है, कोई बिल्डअप हो रहा है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो सिचुएशन है वो ज़्यादा गंभीर हो रही है। जबकि पोकेमॉन में हाँ, ये होता रहता है, पर
नॉट एज बेटर एज बेब्लेड। बेब्लेड में हमें थोड़ा अच्छी तरीके से इसे देखने को मिलता है कि सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो रही है या फिर सिचुएशन में थोड़ा ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है। ये सी सारी चीज़ें हमें पोकेमॉन में देखने को मिलती है, पर नॉट एज गुड एज बेब्लेड। बेब्लेड में हम मुझे लगता है कि बेब्लेड थोड़ा ज़्यादा बेटर है इस चीज़ों को लेके, थोड़ा टेंशन या फिर जो हैवोक क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है बेब्लेड थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करता है एज़ कम्पेयर टू पोकेमॉन। पर पोकेमॉन भी कोई ख़राब शो नहीं है। पोकेमॉन को मैं बेब्लेड से भी कुछ पॉइंट्स में ज़्यादा दूंगा, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, एलियन कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें जान होती है। वो थोड़े लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं और वो जब हर्ट होते हैं तभी हम भी हर्ट होते रहते हैं। सो ये किस ऐसी चीज़ है जो कि हमें बेब्लेड में नहीं देखने को मिलती है। बेब्लेड में हाँ, हमें पता है कि बेब्लेड में स्पिरिट्स आती है, जो ड्रैगन स्पिरिट्स ऐसे अलग अलग स्पिरिट्स आती रहती हैं, पर उनमें जो लाइवलीनेस होता है वो ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू पोकेमॉन्स। सो पोकेमॉन का वहाँ पर एक एडवांटेज है, पर फिर भी मैं अगर सीरीज़ को कंपेयर करूँ तभी मुझे लगता है कि बेब्लेड बेटर है एज़ कम्पेयर टू पोकेमॉन। सो पोकेमॉन है 5 नंबर है। सो 4 नंबर रैंक में आता है बेब्लेड। बेब्लेड को सुनते ही दिमाग में आ रहा हो कि बेब्लेड क्या पोकेमॉन से बेटर है, जबकि मुझे लगता है कि ये पोकेमॉन से बेटर है, क्योंकि बेब्लेड का जो सीरीज़ है उसमें हमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और ये बहुत अच्छे हिसाब से यूटिलाइज्ड होते हैं। हम इसे कार्टून नेटवर्क का एवेंजर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही वाइड रेंज के कैरेक्टर्स हैं और हमें हर कैरेक्टर के अंदर फैमिली डायनामिक्स देखने को मिलती है, हर कैरेक्टर के अंदर हमें फ्रेंडशिप देखने को मिलती है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो कि कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, जो कि पोकेमॉन में ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि हमें बेब्लेड में फैमिली रिलेटेड चीज़ें भी देखने को मिलती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें गाइड कर रहे हैं, इसी सारी चीज़ें जो होती है वो हमें बेब्लेड में देखने को मिलती है, जबकि पोकेमॉन में ऐसा नहीं होता है। पोकेमॉन में हाँ, एक दो बार होता है, पर फिर भी पोकेमॉन में वो ज़्यादा रेमिनिसेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू बेब्लेड। बेब्लेड में जो बेब्लेड्स यूज़ होते हैं वो एक बहुत अच्छे टूल है और हमने उसे कभी ना कहीं खेला है। सो कहीं ना कहीं मेरे दिल में उसके लिए ज़्यादा रिलेटिविटी है और बेब्लेड में भी अलग अलग अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और मेन चीज़ जो ये होती है कि हमें सीरीज़ टू सीरीज़ एक प्रोग्रेशन की तरह लगता है। हम जब भी सीरीज़ देखते रहते हैं, इसका जो टेंशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू पोकेमॉन। पोकेमॉन में स्टेक्स अच्छे होते हैं, पोकेमॉन में जो टेंशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो बेब्लेड के पीछे छूट जाता है। सो इसलिए मैं बेब्लेड को पोकेमॉन से ऊपर वाला रैंक दूंगा और बेब्लेड आता है नंबर 4 में। सो अब हम जाते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में थर्ड पोजीशन में आता है डिजिमॉन। डिजिमॉन एक बहुत ही क्लासिक सीरीज़ है, अगर आपने नहीं देखा है तभी ये पुराने ज़माने के कार्टून नेटवर्क में आता था और ये जो सीरीज़ है ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है। डिजिमॉन की सीरीज़ में हमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन्स देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बेब्लेड और पोकेमॉन इन दोनों की जो अच्छी कैरेक्टर पॉइंट्स है, अच्छी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें मिला जुला कर डिजिमॉन में देखने को मिलती है। सो इसलिए मैं डिजिमॉन को थर्ड पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि इसमें जो लिविंग क्रिएचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से डेवलप भी किया जाता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगता है कि मैं पोकेमॉन में जो पोकेमॉन्स होते हैं वो थोड़े लिविंग बींग्स होते हैं, सो वो मुझे अच्छे लगते हैं और वही अच्छी चीज़ें हमें डिजिमॉन में देखने को मिलती है कि जो डिजिमॉन्स भी होते हैं वो भी एक लिविंग कैरेक्टर होते हैं। जबकि बेब्लेड में ये एक प्रॉब्लम होती है कि जो बेब्लेड्स होते हैं वो नॉन लिविंग चीज़ें होती है। हाँ, उनमें स्पिरिट्स होती है पर फिर भी वो नॉन लिविंग चीज़ें, सो वहाँ पर बेब्लेड कहीं ना कहीं नीचे रह जाता है। पर फिर भी बेब्लेड की भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें डिजिमॉन में देखने को मिलती है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी लाइन्स है, बहुत अच्छे अच्छे पर्सनल चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लॉट पॉइंट्स है जहाँ पर हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। सो यही बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे डिजिमॉन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और डिजिमॉन को मैं दूंगा रैंक 3। अभी हम बात करते हैं नंबर 2 के बारे में और नंबर 2 में आता है नारुतो। नारुतो बहुत सारे लोगों ने देखा है। नारुतो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, हम सब ने कभी ना कभी इसे देखा है। कार्टून नेटवर्क में जब ये पहली बार आया था तभी इसने तहलका मचा दिया था, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नारुतो में हमें देखने को मिलता है कि अगर आपको सोसाइटी आपको अपोज करती है तभी आप खुद कैसे खड़े होते हो, खुद कैसे अपनी अच्छाई से दूसरों को अट्रैक्ट करते हो, खुद कैसे अपने आप को बेटर करके, खुद कैसे अपने आप को अच्छा बना के आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हो। भले ही आपको सोसाइटी माने या ना माने, आप अपनी अच्छाई से दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हो। सो ऐसे ही बहुत सारे लर्निंग चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि हम इस एनिमे से सीख सकते हैं। हर एपिसोड, हर मांगा में हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, हर सीरीज़ में हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं और हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं ये अपने छाप
छाप छोड़ के जाते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ जो कि मैं नारुतो को इतना हायर रैंक में पोजीशन कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। जहाँ पर हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें हर एनीमे में सीखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम पोकेमॉन के बारे में बात करें या फिर बेबीलेट के बारे में बात करें, हमें अपने ओपोनेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें कभी भी अपने ओपोनेंट्स के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें अपने ओपोनेंट्स को फील्ड ग्राउंड तक ही ओपोनेंट रखना चाहिए, उसके बाद हम दोस्त हो सकते हैं। सो ऐसी सारी जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, वो तो हमें नारुतो में देखने को मिलती है और भी बहुत सारे अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है। बहुत ही ज़्यादा लाइफ लेसन्स होते हैं, वैल्यू लेसन्स होते हैं, जो कि हमें नारुतो में देखने को मिलते हैं। नारुतो की जो मेन प्रॉब्लम अगर मैं बोलूँ, तभी ये है कि इसकी जो सीरीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी है। इसमें बहुत ज़्यादा फिलर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी गैग्स हैं, जो कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टाइम कंज़प्शन करती है। कहीं न कहीं ये जो सीरीज़ है, उसे बहुत ज़्यादा खींच देती है। सो इसलिए मैं इसे नंबर 2 में रख रहा हूँ। पर फिर भी नारुतो एक बहुत ही अच्छा शो है, बहुत अच्छा शो है। अगर आपने इसे चेकआउट नहीं किया है, तभी आप ज़रूर से ज़रूर इसे चेकआउट कीजिए। और हमारा नंबर 2 है नारुतो। फर्स्ट पोज़ीशन में मैं डालूँगा ड्रैगन बॉल ज़ी को। सो अभी के लिए ये कोई भी सरप्राइज़ नहीं है कि नंबर 1 ड्रैगन बॉल ज़ी है। ड्रैगन बॉल ज़ी को मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एनीमे अभी के लिए कॉम्पीट कर सकता है, क्योंकि ड्रैगन बॉल ज़ी एक अलग ही लेवल का क्रेज़ है। मैं जानता हूँ कि हर एनीमे के बारे में अभी जो बात किया, वो कहीं न कहीं बेटर है कुछ-कुछ रिगार्ड्स में, जैसे कि मैंने बताया पोकेमॉन कुछ रिगार्ड्स में बेटर है, बेब्लेड कुछ रिगार्ड्स में बेटर है, नारुतो कुछ रिगार्ड्स में बेटर है और ड्रैगन बॉल ज़ी भी कुछ रिगार्ड्स में बेटर है। पर ड्रैगन बॉल ज़ी जब इंडिया में आया था, तभी इसने तहलका मचा दिया था और एक ऐसा क्रेज़ लाया था जिसकी वजह से कार्टून नेटवर्क नंबर 1 में चला गया था और उससे कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ड्रैगन बॉल ज़ी एक बहुत ही अच्छा शो है। इस शो में हमें बहुत अच्छे-अच्छे लाइफ लेसन्स तो सीखने को मिलते हैं, पर जो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो ड्रैगन बॉल ज़ी में हमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा दम होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिकनेस होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। ड्रैगन बॉल ज़ी में हमें एक्शन तो बहुत ही ज़्यादा एपिक लेवल का देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कम एनिमेज़ में देखने को मिलता है। एनिमेज़ में अगर हम एक्शन की बात करें, तभी मुझे नहीं लगता है कि ड्रैगन बॉल को कोई भी कम्पीट कर सकता है, क्योंकि ड्रैगन बॉल लेवल का एक्शन मैंने तो आज तक कभी भी किसी भी एनिमे में नहीं देखा है। हाँ, हमें एनिमेज़ में एक्शन देखने को मिलता है, पर ड्रैगन बॉल लेवल का एक्शन मुझे नहीं लगता है कि मैंने किसी दूसरे एनिमे में देखा है। मैं इंडिया के ड्रैगन बॉल ज़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल ड्रैगन बॉल है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सीरीज़ इंडिया में नहीं आई थी। सो मैं ड्रैगन बॉल ज़ी के बारे में बात कर रहा हूँ और नंबर 1 में है ड्रैगन बॉल ज़ी। सो मुझे लगता है कि ये लिस्ट बहुत ही अच्छी हुई। मुझे लगता है कि मैंने लिस्ट को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किया है। हर शो को, हर कैरेक्टर को, हर चीज़ों को मुझे लगता है कि मैंने अच्छे हिसाब से रैंक किया है। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि कोई भी शो बहुत ही ज़्यादा हायर रैंक में चला गया या फिर कोई भी लोअर रैंक में है, तभी आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइए। अपने फ़ैन थ्योरीज़ दीजिए, अपने फ़ैन कमेंट्स दीजिए और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।